100% भारतीय जनता नहीं जानती कि यूरिन का सैंपल कैसे देना है। पेशाब करना शुरू करें और पहली यूरिन पास करने के बाद जो बीच की यूरिन आ रही है उसे ही बॉटल में दे। बहुत सी औरतों की यूट्रस निकाल दी गई है डायग्नोसिस, परसेप्टिव डायग्नोसिस पे कि शायद यूट्रस इसका प्रॉब्लम था, या डायग्नोसिस एक डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रीटमेंट एक और डायरेक्शन में जा रहा है, और फैमिली और पेशेंट बिल्कुल अलग डायरेक्शन में खोज रहे हैं। औरतों को बीमारी ज्यादा कॉमन होती है। यूरिन की टेस्ट कराई, मिड स्ट्रीम कीन कैट स्पेसिमेन, कोई इन्फेक्शन नहीं है। सारी बीमारियों में कहानी क्या है, अगर हमें दर्द हो रहा है तो शायद स्टोन निकल रहा है, पर मैं हर समय मेडिकल साइंस में कहता हूँ पिछले 25 साल से हम रिपोर्ट्स की ट्रीटमेंट नहीं करते, हम बीमारी की ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि मरीज पहले ही 2 4 5 मोटे मोटे फाइल लेकर के ट्रीट करा के हार के दवाइयां खा के आता है। Namaste and welcome everyone to another insightful episode of Beyond the Pill where health meets conversation. I am your host Dr. Chetna और आज के एपिसोड में हम एक ऐसे हेल्थ इशू के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत कॉमनली बहुत सारे लोगों में होता है लेकिन ये समझ नहीं आता, विच इज इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस या फिर ब्लैडर पेन सिंड्रोम। तो इसके सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आपको बार बार वॉशरूम जाने की नीड फील हो या फिर आपके ब्लैडर में पेन और प्रेशर फील हो रहा हो लेकिन आपका यूरिन टेस्ट में इन्फेक्शन भी नहीं हो, तो हो सकता है कि आप ब्लैडर पेन सिंड्रोम से सफर कर रहे हो। तो आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि ब्लैडर पेन सिंड्रोम होता क्या है और इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और कैसे हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इसको मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें और भी क्लियरली समझाने के लिए हमारे साथ हैं एक एक्सपर्ट डॉक्टर। जॉइनिंग अस टुडे इज डॉक्टर संजय पांडे। ही इज अ डायरेक्टर ऑफ यूरोलॉजी इन कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इन मुंबई सिंस 2009. Dr. Sanjay has decade of expertise in reconstructive urology, gender reassignment, neuromodulation, and in conditions like interstitial cystitis. He also leads an interdisciplinary team which focuses on gender and incontinence care in KDH Mumbai. तो चलिए शुरू करते हैं ये ऑनेस्ट ओपन कन्वर्सेशन बिना किसी हेजिटेशन के डॉक्टर संजय पांडे के साथ। So hello doctor and welcome to our show today Beyond the Pill. So it's an honor, absolute honor for us to have you with us on the show. So how do you feel about it? It's nice to come to a show, Dr. Chetna, with you where I'm able to take the subject which I deal with 24/7 to the society, which we could probably bring about awareness which is missing in the society. That is true, that is true. So बहुत ज़रूरी है कि we take it forward because इतनी सारी मिथ्या और इतनी सारे myths हैं और वो घर घर गई हैं सोसाइटी में, right, और लोग उसी को मानते रहते हैं। that is true. So I think it's time on a subject like this जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, Correct. बहुत ज़रूरी है कि इसको अलग पहलू तक ले जाए। Which is true. तो आज हम एक ऐसी कंडीशन के बारे में एक्चुअली बात कर रहे हैं जो एवरी सेकेंड हाउस या हर दूसरे घर में किसी ना किसी को है, बट देन कोई अवेयर नहीं है या कोई समझ नहीं पा रहा इस चीज़ को। तो आज थ्रू यू आई वांट कि ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स तक जाए। तो बिफोर एड्रेसिंग द कंडीशन मैं ये आपसे चाहती हूँ कि पीपल शुड नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज यूरोलॉजी एज अ फील्ड एंड देन ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसके लिए लोगों को यूरोलॉजिस्ट स्टार्ट्स विद यू शुड कम टू यू। गुड, ग्रेट। सो डायल यू फॉर यूरोलॉजी का मतलब ये होता है कि वो सब्जेक्ट जो किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट और गुप्तांग की जितनी सारी बीमारियां होती हैं उसकी देखरेख जो करता है उसे यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। कहने का मतलब वो है एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो इस सब्जेक्ट को वहाँ तक ले गया है जहाँ इन अंग के मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए वो जागरूक रहता है और चौकन्ने रहता है कि हम इन अंग की बीमारियों को टाइम पे पकड़ें और उसको निदान दें। तो ट्रीटमेंट की जो ज़रूरत पड़ती है इन ऑर्गन्स में किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा और गुप्तांग या सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं इन सबका देखरेख जेनेटो यूरिनरी सर्जरी या जेनेटो यूरिनरी मेडिसिन में ये यूरोलॉजिस्ट करते हैं। करेक्ट। सैडली प्रॉब्लम ये है कि ऐसे ऑर्गन्स हैं जो इतने इम्पोर्टेंट है बट देन इसके बारे में बात करना no one is very comfortable and they have so much of hesitation to talk on these topics, right? There's a big social stigma. They feel that अगर मैंने इस प्रॉब्लम के बारे में बात किया मतलब people will start thinking that something's really wrong with me. So how do you deal with this? So this is my subject and my baby, so I have to take it forward. In other words, इस सब्जेक्ट की ज़्यादा बातचीत नहीं होती है 2 कारण से। हम जिस सब्जेक्ट पे इन्वॉल्व हैं कॉमन जनता इसे सुसु और सेक्स की बात करती है, है ना? हाँ. और इस सब की बातचीत नॉर्मली हो नहीं पाती है। ये आंगन में बात नहीं हो सकती है, डाइनिंग टेबल पे बात नहीं हो सकती है, ये शायद अपने पार्टनर से बात हो सकती है। और होता क्या है, इस सब सब्जेक्ट की इतनी इवोल्यूशन हुई नहीं है अवेयरनेस के लिए। आपके जैसे इतने स्ट्रॉन्ग पॉडकास्ट का प्लेटफॉर्म नहीं होता तो लोगों को पता नहीं चलता। अब
यूरोलॉजी जो सब्जेक्ट है, जैसे हम यूरिन की बात करते हैं तो उसमें शर्म और घृणा होती है, लेकिन लोगों को नहीं पता कि ये 24/7 की इशू है। यस, मिसाल के तौर पे हम जब रात को 12 बजे सोने जाते हैं और डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं, उस समय हार्ट, ब्रेन, लंग्स और किडनीज काम कर रही होती हैं। राइट, किडनी काम कर रही है, किडनी एक फैक्ट्री है जो एक वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रही है आपके बॉडी से। आपकी अनुमति की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब वो निकाल रही है तरल पदार्थ के रूप में, तब आप पानी नहीं पीना चाहते या पानी कम पीना चाहते हैं कि रात को जगना पड़ेगा, लेकिन यूरिन तो पानी से ही बनेगा। यस, और अगर आपकी यूरिन बहुत गाढ़ी है, बहुत कंसनट्रेटेड है, तो उससे पत्थर बन सकते हैं। करेक्ट, तो जब आप रात को सो रहे होते हैं, उस समय यूरिन बन रहा होता है और वो यूरिन ब्लैडर में आता है। किडनी का काम है यूरिन बनाना, वेस्ट प्रोडक्ट बना के और निकालना। राइट, यूरिन ब्लैडर का काम है यूरिन को स्टोर करना। हम्म, कितनी कंप्यूटराइज है ये बॉडी और ये ऑर्गन्स, देखिए आप। तो आप और हम अभी बैठे हुए हैं, हमारी ब्लैडर यूरिन को स्टोर कर रही है, और वो तब तक स्टोर करेगी जब तक हम माफ़ी मांग के टॉयलेट तक नहीं जाते, तब तक ब्लैडर स्टोर कर पाती है। हमें सेंसेशन नहीं आ रहा है, एक समय के बाद ब्लैडर में सेंसेशन आता है, हम तब जाके यूरिन पास करते हैं। यस, खाना माता जी बनाती हैं किचन में, खाना जब टेबल पे आता है तो खाना हमारा काम है। सिमिलरली किडनी यूरिन बनाती है और ब्लैडर में भेजती है। ब्लैडर में जब यूरिन आया तो खाली करना हमारा काम है, राइट, और राइट, खाली करने की जो विधि है उसमें ब्लैडर चुपचाप शांत होकर ब्लैडर भर रहा है। जब ये ब्लैडर भर गया हो और हमें जाना है, तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करके पुश करता है, रास्ता खोलता है, यूरिन निकलता है। There was no better computer made by anybody other than God, where all these organs That were is made, true. Yes. and these organs gradually grew, matured, and they function for you to do well. दैट इज ट्रू, So urinary system क्योंकि घृणा में बीती हुई है, लेकिन देखा जाए तो urinary system के बिना काम नहीं चलेगा, यस, है ना? Yes. So it's important for us to break the myth, to shatter all this and come out of shackles and listen to this wonderful podcast Beyond the Pill by Thank Dr. you, sir. Chetna and Thank team, you, because sir. this will probably take us forward on the journey जहाँ बहुत कुछ हमें पता ही नहीं था. Yes, I want people to be vocal about their problems. Talking about some diseases like urological diseases, there are some जो most of them थोड़ा थोड़ा आइडिया रखते हैं, that is about BPH या फिर prostate cancer हो गया या prostatitis भी हो गया. But then today the subject which is interstitial cystitis, even I mean वो मेरे लिए भी थोड़ा difficult है समझना. So what इन सिंपल टर्म्स यू फील कि आप समझा सकते हो ये हमारे दर्शकों को? अवश्य, क्योंकि आपने कहा यूरोलॉजिकल डिजीजेस, मैं ये खाली याद दिलाना चाहता हूँ कि जन्म के पहले कुछ बीमारियां पकड़ में आ सकती हैं यूरोलॉजी में, और उसके बाद जन्म के दिन कुछ पकड़ में आ सकता है। बच्चों में कुछ बीमारी पकड़ में आ सकती है, कुछ ग्रोथ और मैच्योरिटी में पकड़ में आती है, कुछ एडल्टहुड में पकड़ में आती है, और कुछ वृद्धावस्था में पकड़ में आती है। मिसाल के तौर पे कुछ कंजेनाइटल यूरोलॉजिकल डिजीजेस होते हैं, जहाँ जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ ऑर्गन्स मिसिंग होते हैं। जैसे 4000 में एक ऐसा पुरुष है या स्त्री है जिनकी एक ही किडनी होती है जन्म से। जन्म से सिर्फ एक ही किडनी हमें पता नहीं होता है, किडनी अंदर होता है। वैसे एक बच्चा जन्म लेता है, बहुत बार पता चला कि एक टेस्टिस या एक गोली मिसिंग है, कुछ ऑर्गन छोटा है या बड़ा है। 5000 में एक ऐसी युवती हैं जिनकी यूट्रस और वजाइना मिसिंग होती है जन्म से, जिसे हम कहते हैं MRKH सिंड्रोम। जन्म के बाद जैसे जैसे ऑर्गन्स बढ़ते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो छोटे बच्चों में होती है। 6 से 15 साल में उसे बेड वेटिंग कहते हैं। यस, बेड वेटिंग होते रहता है। 15-16 साल के बाद नेचुरली कुछ लोगों में इंप्रूव हो जाता है, वह बहुत लोगों में इंप्रूवमेंट लाना पड़ता है। अपने डॉक्टरों को, पेडियाट्रिशियन को, यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ता है। स्टोन्स की बीमारी, इन्फेक्शन की बीमारी, एपिडेमियोलॉजिकल बीमारी हैं जो होती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं, इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी लीकेज, ये सब उम्र के साथ साथ बढ़ सकती है और वृद्धावस्था में ज़्यादा होती है। प्रोस्टेट की बढ़ना और प्रोस्टेट का बढ़ के कैंसर हो जाना या बढ़ के यूरिन को ब्लॉक करना, ये बुजुर्गों में और वृद्धावस्था में होती है। सो यूरोलॉजिकल डिजीजेस जन्म के पहले मदर की सोनोग्राफी में पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन पकड़ में आ सकता है, जन्म के दिन कुछ पकड़ में आता है, और यहाँ से आगे बढ़ते गए तो पता चला कुछ अंग नहीं है, कुछ अंग छोटे हैं, बड़े हैं। तो यूरोलॉजी अपने में बहुत ही अभिन्न तरह का सब्जेक्ट है। उन सब सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट के बारे में आपने जिक्र की जो बहुत ही दर्दनाक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को कहते हैं इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम। ये सब्जेक्ट उस तरह का सब्जेक्ट है जिसमें किसी को मुश्किल होती है, और मुश्किल एक दिन, एक घंटे, एक हफ्ते, एक महीने की मुश्किल नहीं है। कोई अगर एक डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट के पास आके बोलता है कि मेरे को 6 महीने से, 6 साल से, 10 साल से एक मुश्किल चल रही है, और मैं डॉक्टर को दिखा रही हूँ, और मेरी जलन, पीड़ा और दर्द खत्म नहीं हो रही है, करेक्ट, तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया, कहीं ना कहीं हम दूसरे रास्ते पे तो नहीं चले गए।
क्योंकि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसको हम डायग्नोज नहीं कर पाए। नहीं कर पा रहे, राइट। तो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम आज 2025 में ऐसी बीमारी है जिसकी अवेयरनेस हर घर में होनी चाहिए, हर पुरुष हर स्त्री को होने की जरूरत है। बिकॉज इस बीमारी में कुछ यूरिनरी सिम्टम्स हैं, राइट, और कुछ पेन, प्रेशर, डिस्कम्फर्ट, जलन और पीड़ा की डिस्कम्फर्ट है। करेक्ट। सो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये मिस आउट क्यों हो रही है हर घर में? लाइक क्यों ये जो चीज़ 10 दिन या 1 महीने या 1.5 महीने में पता चलनी चाहिए वो 6 मंथ्स लॉन्गर खींची जा रही है? इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम की सबसे बड़ी विडंबना है, देखा जाता है कि ये औरतों में ज़्यादा कॉमन है। पुरुषों में भी है, लेकिन पुरुषों में हम शायद मिस करते हैं, हम डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, हम मिस कर जाते हैं, लेकिन औरतों में ये ज़्यादा कॉमन मानी जाती है। इसके भी अलग कारण हैं जिस पे जा सकते हैं। अब होता क्या है, औरतें सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में नहीं रहती, ये छोटे छोटे शहरों में भी रहती है, गाँव में भी रहती हैं, जहाँ हेल्थ केयर की फैसिलिटी और औरतों का वहाँ जा कर के अपनी प्रॉब्लम को बता पाना अपने में आसान नहीं होता। राइट। माना गया है कि ये बीमारी 5 से 9 औरतों में होती है तो एक पुरुष में देखा जाता है। ओके। ट्रेडिशनली ऐसा माना गया है, शायद सच ना हो, शायद इसकी अलग अलग चेंजेस होती हैं। करेक्ट। तो अगर 5 से 9 औरत एक तरह की कंप्लेन बताती हैं, जो कंप्लेन यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो किसको बताएंगी? शायद घर में किसी को बताएंगी, शायद डॉक्टर को बताएंगी। और ये ना भूलें हम कि औरतें बहुत हद तक अपनी यूरिनरी कंप्लेन्स, अपनी सेक्सुअल कंप्लेन्स, अपनी बाकी सब कंप्लेन्स शायद गायनेकोलॉजिस्ट को ज्यादा बताती हैं और यूरोलॉजिस्ट को कम बताती हैं। नहीं, उनको नहीं पता है कि यूरोलॉजिस्ट जो है वो औरतों को भी ट्रीट करते हैं। दे रियली डोंट नो। बहुत सही कहा। मेन डजंट नो देन हाउ फीमेल्स। बहुत बढ़िया। तो यूरोलॉजिस्ट वो हैं जो स्त्री डॉक्टर हों या पुरुष डॉक्टर हों, अपने में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं। वो जेंडर देख के ट्रीट नहीं करते, पुरुषों को, स्त्रियों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, सबको ट्रीट करते हैं। तो यूरोलॉजी वो स्फेयर है जिसमें बचपन से लेकर बुढ़ापे तक क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीजेस, जिसमें यूरिन का लीक हो जाना, यूरिन कंट्रोल न कर पाना, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होना, कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीज। दूसरी तरफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, कोई प्रोस्टेट की कैंसर है, किडनी की कैंसर है, यूरिन का रास्ता बंद हो गया, पेशाब में खून जा रहा है, तो ये कोई पुरुष या स्त्री देख के नहीं आता है। तो ये आज आपके प्लेटफॉर्म से सबको जानना जरूरी है कि यूरोलॉजिस्ट पुरुषों को भी देखते हैं, स्त्रियों को भी देखते हैं, और यूरोलॉजिस्ट शायद स्त्री डॉक्टर हो या पुरुष डॉक्टर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। राइट। मुश्किल यह है कि देश भर में जितनी भी स्त्रियां हैं वो अपनी प्रॉब्लम एक पुरुष के डॉक्टर को बताना आसान नहीं समझती। और इसलिए मैंने कहा कि 2 टियर सिटीज में, छोटे जगहों में, कस्बों में और उतनी बड़ी फैमिलीज में बहुत बार अगर बताना है तो किसको बताएं? तो बहुत बार लोग फैमिली डॉक्टर को बताते हैं। बहुत बार ये बीमारी इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम ये उन बीमारियों में नहीं है जो फैमिली डॉक्टर को भी पता हो। ये दुख की बात है कि जो कॉमन केयर गिवर है उनको भी शायद पता ना हो। नहीं पता होता है, उनको पता ना हो, जिसके बारे में हम गौर कर सकते हैं। यस, क्योंकि जो अभी हमारी फीमेल्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो गायनेक्स के पास भी जा रही हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो प्रॉपरली एड्रेस कर पा रही हैं। इसीलिए दे आर जस्ट रनिंग अराउंड द डिजीज, यू नो, दे जस्ट टेकिंग एंटीबायोटिक्स, दे जस्ट टेकिंग मेडिसिन, बट देन उनको नहीं समझ आ रहा है कि यू नो एग्जैक्टली मेरे साथ चल क्या रहा है। तो माना जाता है, हमारे मित्र न्यूयॉर्क में डॉक्टर डेविड कहते हैं कि 7 से 10 डॉक्टर को दिखाने के बाद एक आईसी ब्लैडर पेन सिंड्रोम का पेशेंट उनके पास आता है। मतलब कि जो चीज एक मरीज खोज रहा है, दर्द, जलन, डिस्कम्फर्ट, प्रेशर, चुभन, जो चीज हम अगर एड्रेस नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि हम शायद अक्रॉस द टेबल अपने मरीज को पहचान नहीं पाए। मेडिकल साइंस में ये बहुत जरूरी है कि हम पहले हिस्ट्री लें और मरीज को और पहचानें, उनकी प्रॉब्लम को सुने। शायद मॉडर्न साइंस ऐसा नहीं चल रहा है। मॉडर्न साइंस में रिपोर्ट्स की बहुत ज्यादा खेल चलती है, लेकिन अभी भी हमें कान से सुनना है कि आपकी मुश्किल क्या है, आपकी मुश्किल कब से है, आपकी मुश्किल कितनी ज्यादा है। इससे पता चलता है कि आप भाग के आए, इमरजेंसी में आए, या आप मुश्किल में हैं और डॉक्टर पे डॉक्टर दिखा रहे हैं। क्योंकि एक मरीज को एक डॉक्टर से आराम नहीं मिला तो दूसरे डॉक्टर और तीसरे डॉक्टर। गायनेकोलॉजिस्ट अपने में बहुत ही स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है। वो हमारे पार्टनर्स होते हैं पेल्विस में, हम मिलके काम करते हैं बहुत से सब्जेक्ट में, लेकिन गायनेकोलॉजी अपने में एक बहुत ही बड़ी सब्जेक्ट है। उनका काम जेनाइटल सिस्टम, ओवरियन सिस्टम, प्रेगनेंसी वगैरह अपने में बहुत ज्यादा है। उनकी ट्रेनिंग में इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम जैसी सब्जेक्ट को एड्रेस नहीं की जाती। मतलब उधर अवेयरनेस की जरूरत है। जी हाँ। तो हमारे जितने भी मल्टीडिसिप्लिनरी टीम होती है, गायनेकोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, पेल्विक पेन थेरापिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, फिजियाट्रिस्ट और बाकी रोजमर्रा में हमारे मेडिकल फ्रैटर्निटी में जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन सबको पता होना चाहिए
कि ऐसी भी कोई बीमारी होती है जिसको बहुत बार पता नहीं होता। Yes, that is the problem, lack of awareness. In both in the medical fraternity as well as the society. True. Or because of lack of awareness, either this IC bladder pain syndrome is either misdiagnosed or missed out. Yes. आपने कहा कि बहुत से घरों में होता है और उनको जलन, दर्द, पेन और प्रेशर हो रहा है, उस बीच में औरत अपना काम कर रही है, घर की सारी चीजें निभा रही हैं, शायद काम भी करने जाती हैं। आज की मॉडर्न औरत इस सब चीजों में सफर करती हैं। करेक्ट। इसके साथ साथ उनको और भी प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें लीकेज ऑफ यूरिन, यूरिनरी प्रॉब्लम कॉमन है, लेकिन वो अपने डॉक्टर के पास गई, कुछ ट्रीटमेंट मिला, थोड़ा आराम मिला, वो थोड़ा ही आराम मिला, वो पूरा आराम मिल नहीं पाया, तो वहां से आगे नहीं बढ़ पाई। इस तरह से महीने साल कटते जाते हैं, एक और डॉक्टर को दिखाया, दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तो ये प्रॉब्लम की 360 डिग्री में 4 के बदले में 14 डायरेक्शंस हैं। दैट इज राइट। एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि उनके जो प्रेजेंट कंप्लेंट्स, अगर वो किसी गाइनीज के पास भी जा रही है, उनकी कंप्लेंट्स ऐसी होती है कि मुझे जो प्रॉब्लम हुई है ना, वो सेकंड डिलीवरी के बाद से शुरू हुई है, या ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम एक्चुअली, या फिर मैंने इंडियन टॉयलेट या किसी और का वॉशरूम यूज़ किया इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनको एग्जैक्ट सिम्टम्स क्या हो रहे हैं वो पता ही नहीं चलते हैं। So, I want you to go in deep about these symptoms because the symptoms are very generalized. मतलब कोई सोचेगा नहीं कि इसके लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, but then I'm sure कि बहुत disturbing भी होते होंगे। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा कहा। तो वापस लौट के अगर आऊँ आपकी ये क्वेश्चन को पर्दाफाश करने के लिए, तो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम उस बीमारी का नाम है जिसमें एक स्त्री या पुरुष कंप्लेन करते हैं कि हमारे नीचे के पार्ट में जहाँ यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पे किसी तरह की पेन, किसी तरह की प्रेशर, किसी तरह की जलन या चुभन होती है जो हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते, बहुत वेग होता है। और ये जो डिस्कम्फर्ट है, ये डिस्कम्फर्ट अलग अलग तरह से होता है। कभी तो ये बेसलाइन चल रहा है, उठे बैठे हिले डुले खाए पिए दर्द हो रहा है। कभी ऐसा होता है कि जब ब्लैडर भर रहा होता है तो दर्द ज़्यादा होती है। जितने भी श्रोता आज ये सुन रहे हैं उनको पता है कि उनका जब ब्लैडर भरता है वो एक्सक्यूज करके टॉयलेट में जाके यूरिन पास करते हैं। क्यों? उनको ब्लैडर में एक सेंसेशन आती है। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम के ब्लैडर सेंट्रिक जो डिजीज होती है उसमें जब ब्लैडर भर रहा होता है और अपनी कैपेसिटी को पहुंच रहा होता है तो पहुंचे नहीं देता, क्योंकि शायद एक ऐसी उसकी प्रॉब्लम है जिसमें उसकी लाइनिंग बदल रही है। मिसाल के तौर पे अगर मेरा मुंह छिल जाए तो इसमें मैं पानी डालूं, अमृत डालूं, मिठाई डालूं, मेरा मुंह जलेगा। सिमिलरली जब ये ब्लैडर में यूरिन आती है और यूरिन एसिडिक है, उसमें इतने सारे मेटाबोलाइट्स जो बॉडी एक्सक्रीट कर रही है वो आती है, कुछ दवाइयां हैं, कुछ खाद्य पदार्थ है, कुछ मेटाबोलाइट्स हैं, तो एक तरह की जलन होती है। वो जलन और पेन ऐसी होती है कि मैं रोक नहीं सकती, माफ कीजिए, मैं जहाँ टॉयलेट जाके आती हूँ और फिर मैं और टॉयलेट जाती हूँ। और ये प्रॉब्लम एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने की है तो नहीं, ये प्रॉब्लम क्रोनिक मानी जाती है। ये कहीं 3 महीने से 3 साल, 3 साल से कई साल, और कहीं ना कहीं ये बीच में थोड़ा ठीक भी हो गया था, फिर ये फ्लेयर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिम्टम्स एक मरीज बताता है उसमें कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? नीचे के अंग में जलन, दर्द, पीड़ा। और जब ये कोई मरीज बताता है तो बहुत बार गलती बहुत से डॉक्टरों से हुई है कि पेशाब में जलन है, यूटीआई है, और यूटीआई फिर डायरेक्शन बदल देता है। yes. और फिर हम उनको जाके बोलते हैं कि आप अपना यूरिन का सैंपल दो। yes. मैं बताना चाहता हूं कि 100% भारतीय जनता नहीं जानती कि यूरिन का सैंपल कैसे देना है। यूरिन का सैंपल हर समय मिड स्ट्रीम और क्लीन कैच होना चाहिए। कहने का मतलब कि हम अपने गुप्तंग को अच्छे से साफ करें, ब्लैडर भरा हुआ है, पेशाब करना शुरू करें और पहली यूरिन पास करने के बाद जो बीच की यूरिन आ रही है उसे ही बॉटल में दें। अगर हम पहला सैंपल बॉटल में देते हैं तो या पुरुष हो या यूरिन या स्त्री हो, वो सैंपल कॉन्टामिनेटेड रहता है, उसमें आपको पस्सल दिखता है, बैक्टीरिया दिखता है, और फिर पूरी भारत आपको यूटीआई के नाम से एंटीबायोटिक दे रही है। Correct. आपके फाइल्स मोटे होते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, रिकरेंट यूटीआई एक अलग ही कहानी है। ये शायद रिकरेंट यूटीआई नहीं है क्योंकि हमने आपको बताया ही नहीं कि यूरिन का सैंपल कैसे देना है। तो होता क्या है, हमने जब बताया कि जलन, दर्द, पीड़ा हो रही है तो हमें और पूछना है, अगला क्वेश्चन पूछना है, आपको जलन, दर्द, पीड़ा बैठे बैठे हो रही है, जब ब्लैडर बहुत भरता है तो हो रही है, या यूरिन पास करते वक्त हो रही है? ये 2 दिन से है, 3 दिन से है, हनीमून के बाद है, कहीं घूमने गए थे उसके बाद है, या ये चले आ रही? नहीं डॉक्टर साहब, ये तो कई महीने, कई सालों से चल रहा है और मेरे को नीचे बहुत जलन होता है, मेरे को पेट में जलन होता है, नीचे के पार्ट में जलन होता है, और मैं बता सकती हूँ कि जब मेरा ब्लैडर भरता है मैं संभाल नहीं सकती। रात को जब मेरी नींद खुलती है तो दर्द और पीड़ा से खुलती है। मेरे को मालूम है कि आप में से किसी को रात को नींद खुलती है तो आप जाते हैं, यूरिन पास करते हैं, कुछ और पानी पीते हैं, घूम के देखते हैं कोई चोर वगैरह तो नहीं है, फिर सो जाते हैं। लेकिन इनकी मुश्किल कुछ और है। इनकी मुश्किल वो होती है जिसमें जलन, दर्द, पीड़ा से नींद खुलती है। द ब्लैडर वेक्स यू अप
with discomfort and pain because you wake up with a full bladder. So the pain is localized या फिर it's a diffused pain? So the pain is in that region. Now pain could be in the region of the vagina, in the region of the urinary passage, in the region of the bladder which is filled up. It could be transmitting to the thighs, to the rectum. So the whole area could be painful. Some of them are taking muscle relaxants also because the pain goes to the back. So very well said. ये जो पूरी बीमारी के अगर हम फिनोटाइप्स देखें, इसके अलग अलग तरह के प्रॉपर्टीज देखें, तो माना जाता है कि एक अंग जो बहुत बड़ा अंग है वो ब्लैडर सेंट्रिक डिजीज है. ब्लैडर के इर्द गिर्द ब्लैडर के अंदर की बीमारी है जिसमें ब्लैडर भरा तो जर्द दर्द पेन हुई. एक बीमारी को बोलते हैं नॉन ब्लैडर सेंट्रिक डिजीज, जो पेल्विक के फ्लोर में, जहाँ पे और भी बहुत सी चीजें हैं, यूट्रस हैं, मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, नर्व्स हैं, ये सब पुल पुश, तो वहाँ भी कुछ अलग अलग तरह की चीजें हैं जो ट्रिगर की तरह काम करती है और ये ट्रिगर हमें जलन दर्द पीड़ा दिलाती है. तो आपने सही कहा, बहुत बार लोग मसल रिलैक्सेंट्स, पेन किलर्स ले रहे हैं, बहुत बार लोग अलग अलग दवाइयां ले रहे हैं इस पेन से बचने के लिए, इस पेन को दूर करने के लिए. टेम्पररी रिलीफ. और ये रिलीफ बहुत टेम्पररी होती है बिकॉज हमने सही डायरेक्शन देखा नहीं. दैट इज ट्रू. तो अब वंस यू नो कि ये इश्यूज है, द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि व्हाई इज इट हैपनिंग टू मी, यू नो कि रीजंस क्या है ये सब चीजें. बहुत सही. तो हर किसी को क्यों नहीं होता, उसी घर में 4 लोग हैं. Correct. और सिर्फ इनको क्यों हुआ, बाकी लोग क्यों नहीं तो हुआ? जब एक किसी के घर में होता है तो उनकी पूरी फैमिली जूझती है क्योंकि वो डॉक्टर खोज रहे हैं, ट्रीटमेंट Yes. खोज रहे हैं और हर कोई अलग अलग डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में खोजना और शुरू कोई भलती सर्जरी भी करवा चुके हैं. या और कोई गलत सर्जरी करा चुका है जिसमें बहुत पुरुषों की प्रोस्टेट सर्जरी हो Yes. चुकी है, बहुत सी औरतों की यूट्रस निकाल दी गई है Yes, that इसी is आशा में या इसी डायग्नोसिस, परसेप्टिव डायग्नोसिस पे कि शायद यूट्रस इसका प्रॉब्लम था, Yes. प्रोस्टेट इसका प्रॉब्लम Correct, था. correct. तो ये हो चुका है. हम यूरोलॉजी में और हमारे गायनेकोलॉजी मित्रों में ये कोशिश रही है कि डायग्नोस करते करते उस पिरामिड से वहां तक पहुंचे. हम्म. तो आपने जो पूछा कि ये क्यों होता है, ये होने का कारण, इसके कारण भी अनेक हैं, लेकिन जैसे सबसे कॉमन डिजीज वो है जो ब्लैडर सेंट्रिक डिजीज है. माना जाता है कि ब्लैडर की जो अंदर की लाइनिंग है, उस लाइनिंग में कोई डिफेक्ट होता है. वो डिफेक्ट ऐसा है कि वो डिफेक्ट रेस्टोर नहीं हो रहा है. जो रेस्टोरेटिव थेरेपी की जरूरत है, जिसमें एक लाइनिंग अगर खराब होती है तो लाइनिंग को वापस आना चाहिए. ब्लैडर के अंदर की लाइनिंग बड़ी सेंसिटिव लाइनिंग है. वो लाइनिंग बिल्कुल कवर्ड है ताकि इसमें यूरिन कंट्रोल हो. अगर वो लाइनिंग कहीं चोट लग जाए, कोई घाव हो जाए, कोई छिल जाए, मुंह छिल जाए, तो मैंने कहा पानी और अमृत से भी जलेगा. वैसे अगर ब्लैडर के अंदर की लाइनिंग में हनर्स लीजन्स है, Yes. जो अल्सर्स होते हैं, जो उस तरह के लीजन्स होते हैं जिसमें कुछ भी लगे तो जलन होती है, याद रखिएगा ऐसे मरीज अपना एक फूड डायरी रखते हैं, जैसे जिसमें ये खाती हूं तो बहुत जलन होता है. उसमें कुछ सिट्रस फ्रूट खाए, कुछ डार्क चॉकलेट्स खाए, कुछ और भी ऐसी चीजें खाते हैं जो एसिडिक या बहुत इरिटेंट ब्लैडर को देती है. कॉफी और टी इस तरह की चीज ली, इरिटेशन होती है ब्लैडर को, ब्लैडर इरिटेट होती है. ब्लैडर की लाइनिंग अगर विडंबना में है और वो डिफेक्टिव ब्लैडर लाइनिंग है तो वो हमें चोट पहुंचाती है और दर्द पीड़ा होती है. चल रहा है. यस. तो कहीं देखने का मतलब है कि एक ऐसी है जिसमें ब्लैडर की लाइनिंग गड़बड़ होगी. दूसरी और भी अलग अलग रीजंस हैं जिसमें एक न्यूरोजेनिक रीजन है. एक रीजन है जिसमें हम हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी कहते हैं. अंदर में एलर्जिक फिनोमेना है. ऐसे लोग को बॉडी में भी एलर्जी रहती है, उनकी एलर्जिक फिनोमेना ब्लैडर में भी पाई जाती है. तो ये एक रीजन के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रहा होता है, इसके अलग अलग फिनोटाइप्स होते हैं. सबसे कॉमन फिनोटाइप जो आपने बात की अब तक, जिसमें ब्लैडर की लाइनिंग की चेंज, और लाइनिंग की चेंज ऐसी है जिसमें ब्लैडर लाइनिंग छिला हुआ है, उसमें अल्सर है, उसमें चोट है, उसमें घाव है. तो जैसे ही यूरिन आता है, टच करते ही जलन पीड़ा होती है, मैं यूरिन भागती हूँ. तो इनका एक अलग सा सिम्टम होता है जिसे हम कहते हैं फोर्स फ्रीक्वेंसी. वो अपने आप को फोर्स करते हैं. मेरा पूरा ब्लैडर भरने के पहले मैं टॉयलेट जाना चाहती हूँ, तो हम 5 बार जाते हैं, वो 15 बार यूरिन जाते हैं. और इसलिए नहीं जाते कि उनकी ब्लैडर ओवर एक्टिव है. ओवर एक्टिव ब्लैडर एक अलग ही बीमारी है. Right, हाँ. इनकी ब्लैडर ओवर एक्टिव थोड़ी बहुत फिजिकली और मेंटली है, और ओवर एक्टिविटी नीचे से आती है बिकॉज जलन दर्द पीड़ा इनको स्टिमुलेट करती है. यूरिन रिकरेंट यूटीआई औरतों में होती है. इनमें रिकरेंट यूटीआई नहीं हो रहा है, पर यूटीआई इनको फ्लेयर करता है और हम गलती से इसको रिकरेंट यूटीआई मान के इसकी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करे जा रहे हैं, तब तक डिजीज फ्लेयर होती जा रही है. तो बहुत ही एक जिक्सॉ पजल को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जब हम इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम एक मैच्योर औरत या मैच्योर पुरुष में ले रहे हैं, जहाँ डायग्नोसिस एक डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रीटमेंट एक और डायरेक्शन में जा रहा है, और फैमिली और पेशेंट बिल्कुल अलग डायरेक्शन में खोज रहे हैं. यस सर. ऑल्सो ये भी है ना कि ये सब प्रॉब्लम वो बार बार ही जाके किसको बताते रहेंगे, सो दे गिव अप, कि ठीक है अभी किसको मैं जा जाके इवन मेडिसिन से कुछ नहीं हो रहा है,
और फैमिली मेम्बर्स आर ऑल्सो नॉट एबल टू हेल्प, दे स्टार्ट लिविंग विद इट एक्चुअली, क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही है. वंडरफुल. और चेतना, आपने अपने सब्जेक्ट को बहुत डीप में जाना है. होता क्या है, औरतों को बीमारी ज़्यादा कॉमन होती है. यूरिन की टेस्ट कराई, मिड स्ट्रीम टीन कैट स्पेसिमेन, कोई इन्फेक्शन नहीं है. सोनोग्राफी कराई, बिल्कुल नॉर्मल आया. एक्सरे कराया, बिल्कुल नॉर्मल आया. थक गए, ये डॉक्टर ने बोला सब कुछ नॉर्मल है. शायद आपके दिमाग में ये बीमारी है. yes. तो हस्बैंड और घर वाले सोचना शुरू करते हैं कि बीमारी तो है ही नहीं, right. ये तो कुछ और चल रहा है, साइकोलॉजिकल है, कुछ Yes, और चल रहा है. true. और सैडली ये बहुत कॉमन फिनोमेना है. yes. तो फिर डॉक्टर को बदलते हैं, शहर को बदलते हैं, Yes. और बड़े डॉक्टर और ये डॉक्टर खोजते रहते हैं Right. जो इनकी बीमारी को पकड़े. पता चला कि हम 3-5-7 डॉक्टर को दिखा चुके. हम कोई छोटे शहर से आते हैं जहाँ डॉक्टर ने पहली पकड़ ली थी, लेकिन शायद हमें विश्वास नहीं हुआ क्योंकि हमें रिजल्ट नहीं मिला. yes, तो होता क्या है, पुरुषों और स्त्रियों में रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं, पर मैं हर समय मेडिकल साइंस में कहता हूँ पिछले 25 साल से हम रिपोर्ट्स की ट्रीटमेंट नहीं करते. True. हम बीमारी की ट्रीटमेंट करते हैं, उस पुरुष की और स्त्री की ट्रीटमेंट करते हैं. हमारा काम है हम डिजीज को डायग्नोज करें, बातचीत करके, एग्जामिन करके, इवालुएट करके, फिर वो टेस्ट करें जो टेस्ट हमें हेल्प करे. सारी बीमारियों में कहानी क्या है, अगर हमें दर्द हो रहा है तो शायद स्टोन निकल रहा है, Correct. पेशाब में खून जा रही है तो शायद इन्फेक्शन या कैंसर या स्टोन है. इसमें ऐसा नहीं है. इसकी डायग्नोसिस का मुश्किल यह है कि हमें बाकी बीमारियों को हटाना है और फिर इसको डायग्नोस करना Correct, है ना. सो इट इज अ डायग्नोसिस आल्सो ऑफ एक्सक्लूजन. मतलब जलन, दर्द, पीड़ा यूरिन इन्फेक्शन के कारण तो नहीं है, निकाल दिया. Correct. जलन, दर्द, पीड़ा Correct. स्टोन के कारण तो नहीं है, स्टोन को निकाल दिया. Correct. जलन, दर्द, पीड़ा एक औरत में एंडोमेट्रोसिस के कारण तो नहीं, उसे निकाल दिया. Correct. हम जैसे जैसे पर्दाफाश करते गए, थोड़ी बहुत पर्दाफाश तो बातचीत से ही पकड़ में आती है, एग्जामिनेशन से ही पकड़ में आती है. अगर मैंने एक औरत को एग्जामिन किया, एक पुरुष को एग्जामिन किया, उनके ब्लैडर को टच करता हूँ, या तो हम रेक्टल एग्जामिनेशन से, वजाइनल एग्जामिनेशन से, एब्डोमेन एग्जाम, हमें पता चल जाता है कि ब्लैडर को छूने से इतनी पीड़ा क्यों है. ब्लैडर ग्लोबली इन्फ्लेम्ड है. हम जब एग्जामिनेशन अंदर से करते हैं, अगर उसे मायोफेशियल बैंड्स दिखता है तो पता चलता है कि एक तरह की स्पैज्म है जो पेल्विक स्पैज्म को ट्रिगर देती है, जिसमें दर्द और जलन और पीड़ा होती है. तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल ऐसी है जिसमें हमें बहुत कुछ इंक्लूसिव होना पड़ता है और फिर बहुत सी बीमारियों को एक्सक्लूड करते रहना पड़ता है. Correct. तो ये मूवमेंट चलते रहता है हमारे दिमाग में एज ए यूरोलॉजिस्ट, इस देश में, शहर में, पूरी दुनिया में. इस सब्जेक्ट को बहुत आगे ले जाने के लिए हमें सोचते रहना पड़ता है, क्योंकि मरीज पहले ही 2-4-5 मोटे मोटे फाइल लेकर के, ट्रीट करा के हार के, दवाइयाँ खा के आता है. सो जो जैसे कि आपने डायग्नोसिस के लिए ये जो टेक्निक्स बताई, ये सिर्फ यूरोलॉजिस्ट करता है कि एवरी डॉक्टर शुड एग्जामिन दिस वे? यूरोलॉजी एक बहुत ही स्पेशलाइज, सुपर स्पेशलाइज ब्रांच है. तो हम इस सब्जेक्ट को आगे ले जाने के लिए उस लेवल तक जाते हैं बिकॉज हमारा काम सिर्फ फोकस्ड है. शायद मैं बुखार और मलेरिया और फाइलेरिया और कोरोना देख नहीं पाता बिकॉज मेरी इस सब्जेक्ट में फोकस है. जैसे न्यूरो सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट अपना अपना काम करते हैं. तो यूरोलॉजिस्ट, अगर हमारी यूरिनरी प्रॉब्लम है तो हम अपने यूरोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं जा रहे? अगर हमारी कार्डियक प्रॉब्लम है तो मेरे पास कोई नहीं आएगा. अगर हमारे सर में दर्द है तो कोई हमारे पास नहीं आएगा. अगर कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुएशन का, तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है. तो ये यूरिनरी प्रॉब्लम जो कॉमन अर्ली ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो पाई, इसका मतलब हमें अपने स्टेप लैडर अप्रोच करने की जरूरत है. तो डायग्नोसिस रीच करने के लिए वो चारों अंग, जिसमें हिस्ट्री टेकिंग, एग्जामिनेशन, राइट इन्वेस्टिगेशंस और फिर वो पाथ में आगे जाना ऑन अ डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक पाथवे, एक यूरोलॉजिस्ट स्पेशलाइज है जो इस सब्जेक्ट पे ही काम करेगा. तो हमारा मानना है कि आपकी यूरिन की प्रॉब्लम है, वो छोटा बच्चा हो, वो वृद्धावस्था हो, वो यंग मैच्योर पेशेंट हो, वो बेडवेटिंग हो, आपके यूरोलॉजिस्ट आपके शहरों में क्वालिफाइड है सब्जेक्ट. तो यू नो, टॉकिंग अबाउट कि जैसे पेशेंट को पता नहीं चलता है, तो आई फील कि दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो समथिंग विच डिनोट्स कि इट्स अ क्रॉनिक थिंग, इट्स अ क्रॉनिक कंडीशन. तो अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है इस कंडीशन को लेके, तो आई थिंक सबसे पहली चीज़ तो यही डिफाइन होती है कि ये बहुत टाइम से इस चीज़ को लेके चल रहा है. So that means it could be like an interstitial cystitis, bladder pain syndrome. This is what my understanding Absolutely is. well said. डॉक्टर चेतना, क्रोनिक, जब एक कोई बीमारी क्रोनिक होती है, बहुत समय की होती है, तो एक तरह की ना सेंट्रल सेंसिटाइजेशन हो जाती है. आपकी बॉडी इसके तरफ रुझाव रखती है और हर समय माइंड में वही रहता है. तो ये क्रोनिसिटी जो है, इसे ब्रेक करना होता है, इस साइकिल को ब्रेक करना होता है. मिसाल के तौर पे 1 मिनट के मैं ब्रेक करके बताऊं, ओवर एक्टिव ब्लैडर भी एक लाइफस्टाइल फिनोमिना है. करेक्ट. आपको फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, अर्ज इंकॉन्टिनेंस है. ये वृद्धावस्था में ज्यादा होती है, यंग एज में भी होती है, औरतों में ज्यादा होती है, पुरुषों में भी होती है. इसमें आपकी ब्लैडर बार बार कॉन्ट्रैक्ट करी, आपको बार बार जाना पड़ रहा है, आपको जाना ही पड़ता है. ऐसे कंडीशन में ये आपकी लाइफस्टाइल बन चुकी है. आपने कुछ दवाई खाई, अब दवाई नहीं खाए, आप शायद फैमिली फिजिशियन के पास गए, उन्हें ये दवाई दी, काम नहीं आई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, इतनी दवाई दी, काम नहीं आई, तो आप उस लाइफस्टाइल में रह रहे हैं. पता चला एक ओवर एक्टिव ब्लैडर पेशेंट हमारी यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आती है, 6 महीने से प्रॉब्लम चल रही है, 6 साल से प्रॉब्लम चल रही है. शायद हम उस लेवल तक नहीं गए,
कोई जरूरी नहीं कि एक टैबलेट से कोई ठीक हो जाए। करेक्ट। तो हमें पादान आगे बढ़ाना पड़ता है, एल्गोरिथमिक अप्रोच से आगे बढ़ते रहना पड़ता है इन अ वेरी स्टेयरकेस मॉडल राइजिंग अप टू द टॉप। इसलिए स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है। तो क्रोनिसिटी ऑफ अ डिजीज टेल्स मी दैट पेशेंट सफर कर रहा है, पेशेंट की बॉडी में चेंजेस हो रही हैं, और ये कोई स्टैचू तो नहीं है कि वैसे ही दिखेगा शाइनिंग ऑल लाइफ। बॉडी और बॉडी प्रोग्रेस करता है, बीमारी भी प्रोग्रेस करती है, एजिंग भी प्रोग्रेस करती है। तो हमारा काम है कि अगर 3 साल पहले हमारी मुश्किल ज्यादा थी तो अवश्य शायद प्रॉब्लम बढ़ गई होगी, क्योंकि ये क्रोनिक प्रॉब्लम है। क्योंकि इस बीमारी की एक और छोटी सी अंग है जिसके बारे में अगर अभी बात कर लें तो, जिसमें एक सबसेट ऑफ पेशेंट्स हैं जिनकी ये बीमारी प्रोग्रेस करते वक्त उनकी ब्लैडर की फाइब्रोसिस होकर ब्लैडर श्रिंक होती जाती है। And that shows up in all the reports also. In a subset of patients, it will be told by the patient itself. मैं 5 साल पहले जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी डॉक्टर साहब, तो 5, 7, 8, 10 बार जाना पड़ता था, बार बार जलन होती थी। डॉक्टर साहब आज मैं 40 बार पेशाब जाती हूँ। मैंने क्यों जाती है, मत जाइए, मैं अब रोक ही नहीं पाती, मैं 40, 50, 100 ml ही पास करती हूँ। इसका मतलब है शायद ये बीमारी बढ़ती बढ़ती उस फिनोटाइप में ब्लैडर को श्रिंक करके फाइब्रोस कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एंड स्टेज डिजीज में जा रहे हैं, एंड स्टेज ब्लैडर में जा रहे हैं, जहाँ ये ब्लैडर एज अ ऑर्गन टू स्टोर कैन नॉट स्टोर एनी यूरिन। इसका काम था बलून की तरह स्टोर करे। जैसे ओवर एक्टिव ब्लैडर में स्टोर नहीं कर पाता, वैसे आईसी ब्लैडर पेन सिंड्रोम में लाइनिंग और अंदर की लाइनिंग और मसल लाइनिंग चेंज होते होते, फाइब्रोस होते होते, ऐसा तो नहीं कि वो ब्लैडर खुद ही सिकुड़ के इतनी छोटी हो, जैसे ट्यूबरक्लोसिस में होती है। राइट। अब ये ब्लैडर की स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, और जो भी है उसमें जलन दर्द पीड़ा होती है, जिसका मतलब हमें कुछ एडवांस ट्रीटमेंट में जाना पड़ता है। तो डिजीज प्रोग्रेसिव है, क्रोनिक है, सेंट्रली सेंसिटाइज करती है और बहुत ज्यादा स्टिग्मेटाइज होता है, क्योंकि हमने तो कोई बीमारी पकड़ी नहीं। अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, ये डॉक्टर नॉर्मल बोलते हैं, वो डॉक्टर नॉर्मल बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इस अवेयरनेस की जो सिचुएशन आपकी प्लेटफॉर्म से आज जारी है, वो डॉक्टरों तक जानी चाहिए, मरीजों तक जानी चाहिए, उनके पार्टनर्स तक जानी चाहिए, फैमिली तक जानी चाहिए, और शायद सोसाइटी तक जानी चाहिए कि ये बीमारी, इसकी बात नहीं होती है, इसका मतलब सच नहीं है कि बीमारी कॉमन नहीं है। ये बीमारी है, ये शायद छिपी हुई है कि इसके बारे में हम बात नहीं करते, इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, शायद हम मिस कर जाते हैं। करेक्ट, बिकॉज इट इज अफेक्टिंग द पेशेंट इमोशनली, उसका डेली लाइफ, डेली एक्टिविटी अफेक्ट हो रहा है, एंड देन इसके ऊपर ये सब जब अफेक्ट होता है, दे आर सफरिंग मेंटली एज वेल। सो इमोशनली, सोशली, इन पार्टनरशिप, इन इंटीमेसी एंड इन ग्रोथ। कोई एक युवती हैं जो सीईओ हैं और वो केपेबल हैं टू ग्रो टू द नेक्स्ट लेवल, पर उनकी 24 घंटे उनकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के उनको अपने बारे में अंदर से सोचना पड़ता है। तो स्टिग्मेटाइजेशन इंटरनली एंड ह्यूज सुपर सेंसिटाइजेशन इज अ बिग टाइम ऑफ ड्रॉबैक। तो इससे बाहर निकलने के लिए हमें कहीं ना कहीं सब्जेक्ट को पर्दाफाश करने की जरूरत है। यू थिंक ये जेनेटिकली भी पास ऑन होता है फैमिली में? ये सब चीज़ों की रिसर्च अभी भी चल रही है। इस सब्जेक्ट का रिसर्च जहाँ तक वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ है और जहाँ तक हमारे पास आया है, ऐसा देखा नहीं गया कि मदर को था तो डॉटर को है, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें जेनेटिक लिंक डिजीज होती हैं, ऐसा देखा नहीं गया। पर हाँ, इस तरह भी एक एंगल हो सकती है, इसकी गवेषणा हो रही है आज के ज़माने में। हाँ, न्यूरोलॉजिकल एंगल है, एलर्जिक एंगल है, ब्लैडर की एक अलग ही लाइनिंग की एंगल है जिसमें रेस्टोरेशन नहीं हो पा रही है। इस तरह के अलग अलग तरह के फिनोटाइप्स हैं, अलग तरह के ग्रुप्स हैं, लेकिन जेनेटिक एंगल अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। तो हम अगर मदर को है तो डॉटर को हो जाएगा, ऐसा प्रूफ अभी तक तो नहीं। मतलब मुझे समझ आ रहा है कि इसका रीजन एक्चुअली अननोन है। बिल्कुल सही कहा, हमें नहीं पता है, द कॉज इज नॉट नोन एंड देयरफॉर वी नो दैट इस ग्रुप के पेशेंट्स इस तरह से गुजरते हैं, उस ग्रुप के पेशेंट उस तरफ से गुजरते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी ब्लैडर में कोई डिजीज नहीं होगा, कुछ तरह के ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी ब्लैडर में डिजीज हमें सिस्टोस्कोपी से दिखेगा नहीं, कुछ में हमें ब्लैडर की डिजीज सिस्टोस्कोपी से दिखेगी। कुछ लोगों की डिजीज ब्लैडर के बाहर के एरिया में है, लेकिन क्योंकि वो ब्लैडर को ट्रिगर देती है इसलिए ब्लैडर के सिम्टम्स बहुत आते हैं। जैसे एंडोमेट्रियोसिस में पेल्विक फ्लोर, पेल्विक एरिया में होती है, तो ब्लैडर की ट्रिगर, रेक्टम की ट्रिगर, सब कुछ की ट्रिगर होती है। तो ये कौन से एज ग्रुप में ज्यादातर होता है? मैच्योर एज ग्रुप में देखा जाता है, मैं बोलूंगा 25-30 की उम्र से लेकर के 50-60, ये उम्र जब उम्र में हार्मोन की चेंजेस, बॉडी की चेंजेस और मैच्योरिटी आती है। एपिडेमियोलॉजिकली कारण नहीं पता, लेकिन इस उम्र में सबसे ज्यादा युवतियां और पुरुष कंप्लेन करते हैं, और हम बहुत बार अनदेखा कर देते हैं सैडली। कुछ दवाई देके, कुछ टेस्ट करके थोड़ा आराम मिला तो थोड़ा आराम तो मिला। करेक्ट। अगर बुखार है तो हम थोड़ी बुखार की ट्रीटमेंट नहीं करते, बुखार को पूरा खत्म करते हैं। करेक्ट। कहने का मतलब है हम बुखार की ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, लेकिन बीमारी की ट्रीटमेंट करते हैं कि बुखार खत्म हो जाती है। तो हम चिंगारी बुझाते हैं कि धुआं नहीं दिखता है। इस कंडीशन में क्या होता है, बीमारी है, पेन है, बहुत जलन और फ्लेयर होता है। कभी कभी बीमारी में जब फ्लेयर होता है इन्फेक्शन के बाद, प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद, तो वो फ्लेयर बहुत ज्यादा डिजीज को उभार के लाती है। बहुत मुश्किल, पीड़ा, जलन, रात भर दिन भर बैठे रहना,
पानी से सेक करना, ये करना। तो ऐसे कंडीशन में बहुत ज़्यादा दुविधा रहती है। लेकिन इसके बाद बहुत बार पता है कि बेसलाइन पे बीमारी आ जाती है, दवाई खिलाई, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये वो, फिर काम तो चल रहा है। Yes. फिर जब फ्लेयर होगा तो ऐसा नहीं कि बीमारी खत्म हो गई, बुखार खत्म हो गई जो बात कहते हैं वो खत्म नहीं हुई। तो ये लोगों को पूछें तो हमें बीमारी 5 साल से 10 साल से थोड़ा थोड़ा बीच में आराम मिलता था, काम चल जाता था, लेकिन बढ़ जाती थी। इतना जब किसी ने कहा तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आपकी ये क्रोनिक बीमारी स्टार्ट एंड स्टॉप है, इंटरमिटेंट है, फ्लेयर होती है, हम शायद आईसी ब्लैडर पेन सिंड्रोम मिस तो नहीं करके। यू नो व्हाट आई हैव सीन पीपल डूइंग कि उन लोग ना हर किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन संभाल के रखते हैं, एंड देन व्हेन द सिम्टम, जब जो टाइम पे जो सिम्टम हो रहा होता है, दे टेक मेडिकेशन फॉर दैट वन, एंड दिस इज हाउ सेल्फ मेडिकेशन चलता रहता है, एंड दिस इज हाउ दे फील कि ठीक है, आई एम गेटिंग सम रिलीफ, आई थिंक आई एम इम्प्रूविंग। इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, बिकॉज जिस डॉक्टर के पास गए, स्पेशलाइजेशन ऊपर भी बढ़ते गए, शायद बहुत बार डॉक्टर भी पकड़ नहीं पाते। डिजीज ऐसा नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं बिल्कुल कि हमने गोली मारी और सामने दिखा। डिजीज बहुत ही रैमिफाई होते हैं, वेगनेस की तरफ जाता है और बहुत क्रोनिक होता है। तो मरीज ये खोजता है और रिजल्ट ये मिलता है, तो थोड़ा चैलेंज तो बढ़ता है, मुश्किल तो होती है। सो व्हाट डू यू थिंक कि इसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मेडिकली क्या होना चाहिए? क्योंकि बीमारी की अपने ही ABCD XYZ काइंड की फिनोमिना है, हर किसी को एक ही झाड़ू से साफ नहीं कर सकते। एज अ यूरोलॉजिस्ट, एज एन इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम केयर गिवर, हमें ए को ए और बी को बी और सी को सी समझना पड़ेगा। एक ही पेशेंट जो आज ए है, कल वो बी और सी बन जाएगा, बिकॉज डिजीज प्रोग्रेस करेगी। अलग सिम्टम्स लेके बिल्कुल सही, सिम्टम्स प्रोग्रेस करेगा, सिम्टम्स कम होगा। तो हमारे लिए हैव टू बी आर्म टू द टीथ कि हम किसी को बातचीत और संतावना से, किसी को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से, किसी को पूरे टीम वर्क उनकी फैमिली के साथ, किसी के लाइफस्टाइल की चेंजेस के साथ, किसी को राइट दवाई। और ये दवाई मैंने कहा सिर्फ बुखार की दवाई नहीं है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जलन होती है, दर्द होती है, चुभन होती है, यूरिन बार बार जाना पड़ता है, पीड़ा होती है। तो इसमें अलग सी चीजें हो रही है, जिसमें अलग अलग कारण से अलग चीजें होती है। तो कहीं ना कहीं में इससे हॉल्ट करना, उसे हॉल्ट करना। मिसाल के तौर पे अगर आपने ट्रीटमेंट पूछी और हम अगर कंजर्वेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें 70 to 80% पेशेंट्स शुरू में ही दिखते हैं, जिनको हम दवाइयों से रिवर्स करके बिल्कुल वापस ले जाना चाहते हैं जहां पे पहले वो थे, उनके लिए हम अलग अलग एंगल्स को ट्रीट करते हैं। क्या क्या? पहला, जिसमें हम उनको ब्लैडर की लाइनिंग को रिपेयर करने की कुछ दवाई देते हैं ताकि लाइनिंग रिपेयर होता रहे। पीड़ा और जलन जो न्यूरोजेनिक है उसकी कुछ दवाई देते हैं। यूरिन बार बार जाने की इच्छा हो रही, उसकी कुछ दवाई देते हैं। यूरिन खुल के नहीं आ रहा, उसकी कुछ दवाई देते हैं। फ्लेयर ना हो इसके लिए कुछ प्रिवेंशन की दवाई देते हैं। तो पता चला कि मल्टी मोडल थेरेपी की जरूरत होती है। मल्टी मोडल है ना, कि कारण एक नहीं है, अलग अलग पहलू भी जुड़ चुके हैं, प्रोग्रेशन भी हो चुका है, तो सब चीजों को देना। बहुत बार वी इज स्ट्रॉन्गर देन आई, मैं अकेले नहीं कर सकता। एज अ यूरोलॉजिस्ट जितने भी स्पेशलाइज कर लें हम, हमें अपने पार्टनर्स की जरूरत होती है। तो गायनेकोलॉजिस्ट हमारे पार्टनर्स होते हैं इस सब्जेक्ट में, जैसे हम उनके पार्टनर्स कुछ और सब्जेक्ट में होते हैं। तो एज पार्टनर्स इन द पेल्विस, ये पेल्विक डिजीज के लिए हमें अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ता है। कुछ युवतियों को कुछ और डायग्नोस करने की मिस तो हम नहीं कर रहे। पेन थेरापिस्ट वो होते हैं जो अगर दवाइयों से खाते वक्त नीचे की पेन नहीं हो रही है तो कुछ लोकलाइज पेन ट्रीटमेंट देते हैं। फिजियाट्रिस्ट और फिजियोथेरापिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी जो अलग अलग क्लास होती है। फिजियाट्रिस्ट जो डॉक्टर्स हैं जो फिजिकल थेरेपी पे बात करते हैं, जिसमें बायो फीडबैक आती है, जिसमें हम इसमें कीगल्स एक्सरसाइज करके स्ट्रेंथन नहीं करना चाहते, हम इसको रिलैक्सेशन देना चाहते हैं। तो अलग अलग तरह के लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है। इसलिए मैं इसे मानता हूं कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी डिजीज है, जिससे मल्टी डिसिप्लिनरी थेरेपी चाहिए, मल्टी मोडल थेरेपी की शुरुआत होनी चाहिए। और ऑब्वियसली हमें प्रोग्रेसिवली इसको देखते रहना पड़ता है कि हम जैसे बढ़ रहे हैं क्या क्या चीजें हटाएं, क्या क्या चीजें जोड़ें। तो ट्रीटमेंट एक आदमी नहीं कर सकता। आई थिंक ये ऑलवेज टीम वर्क है। टीम वर्क में ही हम अगर सब जुड़ जाएं तो शायद इट विल बी अ गुड हैंडीक्राफ्ट एंड अ गुड हैंडी वर्क to take a person forward. So next question which arises in my mind is that is it completely curable? अच्छी क्वेश्चन है। कैंसर क्यूरेबल है अगर हम टाइम पे पकड़ लिया, काट के निकाल दिया। पत्थर था, हमने उसे किडनी से निकाल दिया तो क्योर हो गया। ये बीमारी जहां मैं कहता हूं कि इसकी अभी तक पूरी खोज हो नहीं पाई है, लेकिन बीमारी तो कॉमन है। और बीमारी अगर कॉमन है और इतने लोग पीड़ित हो रहे हैं चारों तरफ, तो कहीं ना कहीं हमें उनको आश्वासन तो देना है कि आप ठीक हो जाएंगे। अब ठीक होने का जो शब्द हम कहते हैं वो वर्ड क्योर पे जोड़ते नहीं, जैसे हम कैंसर में जोड़ते हैं, पत्थर में जोड़ते हैं, लेकिन उनको संतावना देते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, इतनी सारी मुश्किलें गड़बड़ ठीक हो जाएंगी। अगर हम उनकी सिम्टम्स जो इतनी फ्लेयर्ड है उसको बिल्कुल बेसलाइन पे लाएं और उनको इतना कम कर दें कि उनको पता ना चले कि उनकी जिंदगी इतनी खराब थी और इतनी अच्छी हो गई, तो शायद इस बीमारी में क्योर की ये परिभाषा होगी। द डेफिनेशन ऑफ क्योर इन इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम
is a different issue altogether. To bring them out of agony, out of despair, out of dismay, and out of the agony that they live in, itself is a cure. Because ये बीमारी बहुत हद तक बहुत से लोगों में प्रोग्रेसिव हो सकती है. Okay. जो 1 साल 2 साल 3 साल पहले बहुत अच्छे हो गए, वो अगर गायब हो गए तो शायद कुछ कुछ चीजें चल रही होंगी, हम मिस कर जाएंगे. इसलिए फॉलोअप की जरूरत होती है. तो क्यूरेटिव थेरेपी नाम की थेरेपी इसमें नहीं है, लेकिन हाँ रेस्टोरेटिव थेरेपी है. हम इनको रेस्टोर कर लेते हैं वापस. जो फुटपाथ पे थे उनको मेन रोड पे ले आते हैं ताकि उनकी जिंदगी पटरी पे आ जाती है और बहुत हद तक दे फील गुड, बेटर एंड बेस्ट. देयर सेंसिटाइजेशन इज desensitized and they feel very good. Does that mean that they have to take the medicine lifelong? So medicines can be de-escalated, not necessarily that डायबिटीज की जिंदगी मेडिसिन लाइफ लॉन्ग होती है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लाइफ लॉन्ग होती है, कोई ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसकी इम्यूनोसप्रेशन लाइफ लॉन्ग होती है. ये सब लाइफ लॉन्ग मेडिसिन है. सच नहीं है कि इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, ब्लैडर पेन सिंड्रोम की सारी दवाइयां लाइफ लॉन्ग चलेगी. मेरी 24-25 साल की प्रैक्टिस में, जिसमें 17-18 साल इसमें बहुत डीप इमर्शन काम होता है, और हम अभी बहुत रिफ्रैक्टरी और बहुत प्रोग्रेस और बहुत अर्ली केसेस भी देखने को मिलते हैं, बिकॉज हम पब्लिक अवेयरनेस के लेवल पे हैं, लोगों को जगाते रहते हैं सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे. मेरे को देखने को मिलता है कि बहुत से लोगों की दवाइयाँ घट जाती हैं, कम होती हैं, बहुत दवाइयाँ हटा भी दी जाती हैं. तो ऐसा नहीं है कि हम दवाइयाँ देते रहते, हमारी दवाइयों को भी बॉडी बहुत बार हरा सकती है और ब्लैडर एक एंड स्टेज ब्लैडर में भी जा सकती है. तो ये बीमारी कुछ अलग तरह की, ये बीमारी दरअसल डॉक्टर और पेशेंट की एक पार्टनरशिप है, जिसमें हम आगे एक साथ बढ़ रहे हैं. कुछ गड़बड़ हुआ तो उसे संभाल लेंगे, Yes. गड़बड़ नहीं हुआ तो दवाई को कम करेंगे, बढ़ाएंगे. Understood. तो उस तरह की पार्टनरशिप हम पेशेंट के साथ करना So चाहते हैं, follow-up जिसमें is- एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट. Correct. सिंपैथी नहीं, हमें कोई दुख नहीं है कि ये बीमारी किसी को हो गया. हमारे पास इतनी एम्पैथी है कि हम ये कर सकते हैं, बिकॉज हम स्पेशलाइज्ड हैं, और करते वक्त इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, ब्लैडर पेन सिंड्रोम के बहुत से सिम्टम्स को इतना घटा दें, फिर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी इतनी अच्छी हो जाए, फिर आपको वो दिक्कत ना हो. Then you feel normal, absolutely. यस, सो यू फील सो नॉर्मल कि मैं अब जो हफ्ते हफ्ते महीने महीने आती थी, मैं 6-6 महीने में आती हूँ, Okay. साल में एक बार चेक कराती हूँ, वगैरह वगैरह. So even if the person is feeling normal, do they have to do the follow-up? वंडरफुल क्वेश्चन. बहुत सी ऐसी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीज हैं जिसमें फॉलोअप बताती है कि डिजीज प्रोग्रेस कर रही है नहीं. मिसाल के तौर पे, अगर हमें छाती में दर्द नहीं हुआ और हम ईसीजी नहीं कराए तो कभी एक दिन हार्ट अटैक हो सकता है. हमने ईसीजी कराई और कोई दर्द नहीं है और पता चला कुछ गड़बड़ है, मतलब हार्ट में कुछ गड़बड़ हो रहा था. Right. तो फॉलोअप ऑफ इंडिविजुअल्स विद डिजीजेस विच आर प्रोट्रैक्टेड, विच आर क्रोनिक, इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकल साइंस. Okay. हमने हर किसी को ठीक कर दिया तो भी फॉलोअप एक बहुत अच्छी बात है. कोई जरूरी नहीं कि आप फॉलोअप अपने शहरों में उन्हीं को दिखाएं, फॉलोअप किसी और से भी कर सकते हैं, Right. फॉलोअप कुछ देर के बाद भी कर सकते हैं. लेकिन फॉलोअप का मिस कर जाना और फिर सडनली एक इमरजेंसी बनना, या डिजीज बिल्कुल फ्लेयर हो जाना, आई थिंक वो सूट नहीं करेगा. हाँ, मतलब even if you feel normal, you have to be mindful about the symptoms. Absolutely. कि you know something has triggered. So nice. You're actually using amazing right words. Mindfulness is important. Correct. That means आप जब अकेलेपन में हैं, योगा कर रहे हैं, रिलैक्सेशन कर रहे हैं, और बिल्कुल अकेलेपन में जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, उस समय अगर वो पीड़ा नहीं रही, वो दर्द जलन चुभन नहीं रही, तो आई थिंक आप अच्छे हो चुके हैं. इसका मतलब है कि एक ट्रीटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एंगल जो मैं मिस कर गया था, लाइफस्टाइल चेंजेस, Yes. वो सबसे इंपॉर्टेंट है. Yes, that's true. लाइफस्टाइल चेंज सबसे इंपॉर्टेंट है, Correct, बिकॉज ये लाइफस्टाइल फिनोमेना है. देखिए, ये बीमारी उनको नहीं है, घर में सब एक साथ खा रहे हैं, लेकिन आपकी मुश्किल है, आप अपनी लाइफस्टाइल को बदलिए, बहुत जरूरी है. सो योगा, रिलैक्सेशन, अंडरस्टैंडिंग इटसेल्फ. एक बड़ी कोटेशन मानी जाती है कि द बिगेस्ट जर्नी इन द वर्ल्ड इज अ जर्नी विद इन योर ओन बॉडी. True. तो इफ यू एंटर इनसाइड योर ओन बॉडी, थिंक अबाउट योरसेल्फ, एंड दैट वर्ड यू राइटली सेड, mindfulness, I think you will be able to identify क्या ट्रिगर है, क्या है, डॉक्टर को बता पाऊंगी इतनी दर्द थी, आज सिर्फ यही दर्द बच गया है, वगैरह वगैरह. सो a self realization for yourself in the journey of getting well or worsening helps you to tell your doctor the right story. See, because ये एक idiopathic condition है, you don't know कि क्यों हो रहा है. That's why it becomes more important कि आप अपने lifestyle modifications पे ध्यान दो, because you don't know the triggers. Absolutely. है ना, इसीलिए I mean, what are the strategies like the people suffering with this should adopt? Great, good question. So डॉक्टर के पास चले जाएंगे, दिखा देंगे, हम सिस्टोस्कोपी भी कर लेते हैं, डिजीज की एक स्ट्रैटिफिकेशन हो जाती है, आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, दवाई भी देते हैं. लेकिन हाँ, वापस घर आके हमें अपनी जिंदगी जीना है, और हम इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, ब्लैडर पेन सिंड्रोम के पेशेंट हैं, जो बहुत माइल्ड या मॉडरेट या बहुत सीवियर डिजीज है. हमें इसको डिफीट करने की जरूरत है. तो जहाँ तक डॉक्टर चेतना का लाइफस्टाइल चेंजेस और अपने आप को अडॉप्ट करना इज फर्स्ट टू प्रिवेंट अ फ्लेयर. सो फ्लेयर्स या ट्रिगर्स वो होते हैं जो डिजीज को सडनली कैटापल्ट करके बॉर्डर के उस पार ले जाते हैं. Yes. मिसाल के तौर पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन,
ये फ्लेयर कर सकती है इस बीमारी को, नंबर 1। नंबर 2 इज उन सब चीज़ों को आप खाते हैं जो खाने के बाद आपकी यूरिन इतनी इरिटेट होती है, उसमें कॉफ़ी है, डार्क चॉकलेट्स होंगे, कुछ अलग तरह के इरिटेंट्स होते हैं जो आप खा के आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत बार मरीज बोलते हैं मैंने ये खाने के बाद बहुत जलन हुआ, और डॉक्टर हंस के टाल देते हैं, पर ये सच नहीं, Right. क्योंकि पेशेंट ने अपने आप को सबसे जाना ज़्यादा है। समझाया। Yes, अ correct. जर्नी विद इन द बॉडी इज द Yes, डीपेस्ट जर्नी। सो हम उसे मानते हैं, तो इसे कहते हैं फूड डायरी, और ये मैं सब कुछ बताता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ट्रिगर्स से बचना, ट्रिगर ना होने देना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप खुद आइडेंटिफाई करें कि मैं टाइम अवॉइडिंग करूंगी, मेरी ब्लैडर की कैपेसिटी है, मैं टाइम अवॉइडिंग करूंगी। दूसरा, हम उन दवाइयों को अपने पास रखेंगे जो दवाई मेरे फ्लेयर को इंपॉर्टेंट है। मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं ट्रैवलर हूँ, मैं छुट्टियों पे जाती हूँ, मैं देश विदेश जाती हूँ, हमें को पता है मेरे फ्लेयर क्या होगा। Right. मैंने अगर ब्लैडर को बहुत टाल दिया तो शायद फिर वो फ्लेयर हो सकता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो जिसके बारे में आपके डॉक्टर की पूरी टीम आपको समझाते हैं। इन सब चीज़ों की एक चेकलिस्ट होती है, उन सब चेकलिस्ट आपको हेल्प करता है कि आप इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम की थेरेपी को अपने डॉक्टर के साथ की टीम वर्क में आगे बढ़ाने के लिए ये फ्लेयर को ना होने देने की अपनी कोशिश करें। Right. इसमें ये भी याद रखें, जितने भी हस्बैंड्स और पार्टनर्स हैं, Very important. इनको पता होना चाहिए कि आपका उनको बोलना कि आप बीमारी को झूठ बोल रहे हैं, ये बीमारी तो है ही नहीं, डॉक्टर ने It's in सब your बोल mind, दिया, yeah. ये तो आपके दिमाग की बीमारी है। ये बहुत हद तक एक बहुत ही केपेबल इंडिविजुअल को भी सुसाइडल टेंडेंसी देता है। ये बीमारी उस लेवल तक ले जाती है। तो हमें किसी की रिपोर्ट्स की देख के नहीं बोल सकते कि बीमारी नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे को दर्द है, तो दर्द तो अंदर की फीलिंग है, सिंपल सी बात है। तो पूरी फैमिली का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो इस जर्नी को आगे ले जाए। सिर्फ उस मरीज जो पीड़ित है, जो अपने में जूझ रहा है और घर का पूरा काम कर रहा है और अपने ऑफिस से काम कर रहा है, वो नहीं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में ये सब इन्वॉल्व है। इट्स अ टीम वर्क, वी स्ट्रॉन्गर देन आई। पूरी फैमिली मिलके एक साथ Correct. एक मरीज को आगे बढ़ाती है। Anyway, there is no harm in maintaining a good lifestyle. no? Absolutely. So blaming somebody just because you can't pick up a report Correct. is not wrong. A doctor cannot pick up is also a possibility. Yes. ये बीमारी की विडंबना ये रही है कि बहुत बार हमारे ऐसे डॉक्टर मिस कर जाएंगे। हम बार बार इसलिए रिविजिट करते हैं। आज हमने ये क्वेश्चन पूछी, ये दवाई शुरू की, ये डोज में शुरू की, और कल पता चला कि मैंने 1 चम्मच चावल दिया तो भी पेट भर गया, 1 कटोरी चावल दी तो भी पेट भर गया। तो किस पुरुष या किस बीमारी की क्या डोज है? Right. बहुत बार डोज फाइंडिंग स्टडी हमारी एक्सपीरियंस और हमारे आधार से आता है। इसे हम एक्सपेरिमेंट नहीं बोलते, इसे एक्सपीरियंस बोलते हैं, जो हमारी एक्सपर्टीज के द्वारा और एविडेंस बेस्ड थेरेपी के द्वारा एंड्योर करने देता है, जो इन मरीजों की एक्सपेक्टेशंस को मैच करता है। So what are like the do's and don'ts जो इन पेशेंट्स ने अवॉइड करना चाहिए? हमारी पूरी कोशिश है कि हर इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम का पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल को और अच्छा बना पाए, अपनी लाइफ को पूरा जी पाए। वो घूमने जाए, खेले, सेक्सुअली एक्टिव हो, जम के पानी पिए, सब कुछ खा सके, लेकिन थोड़ी रेस्ट्रिक्शन तो रहती है। अगर वो रेस्ट्रिक्शन है तो उन रेस्ट्रिक्शंस के आधार से हम अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं। सो डूज एंड डोंट्स में ये हुआ कि आप अपनी दवाइयों को खुद चेंज न करें, उसके डोज को खुद चेंज न करें। आपके आईसी ब्लैडर पेन सिंड्रोम के जो डॉक्टर या केयर गिवर हैं, वो यूरोलॉजिस्ट हैं, वो यूरोगायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, जिसने आपकी बीमारी पकड़ ली है या जिसके साथ आप फॉलो कर रहे हैं और जिसकी लेजन उनके मेन यूरोलॉजिस्ट से हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि दवाइयों को कम न करें, दवाइयों को बंद न करें, अपने डॉक्टर के साथ टच में रहें। कोई ऐसा फ्लेयर हो तो फ्लेयर की जो एंटीडोट है उसे पहचानें और टाइम पे दें। अपने लाइफस्टाइल को सीमित ना करें। उससे क्या होता है, ये माइंड बहुत संकुचित है, हमारी पूरी थेरेपी घट जाएगी अगर आप अभी भी सोचते रहे कि हम सेंसिटाइज हैं और सेंट्रल सेंसेशन से निकल ना सके। तो इसलिए बहुत हद तक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। हमारे देश में साइकोलॉजिस्ट को जब लाते हैं तो बोलते हैं ये साइकेट्री, ये बीमारी पागलपन की हो। तो हम खुद ही साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। Okay. हम खुद ही पेशेंट को काउंसल करते हैं। Half the treatment is done there. बिल्कुल। तो हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अप्रोच जो है वो फैमिली भी ले, हम अपने आप को भी कॉन्फिडेंट माने। Correct. अगर आज का दिन खराब बीता है तो कल का दिन शायद अच्छा हो Yes, सकता है। yes. In other words, after every darkness, there's again a sunshine. So when we wish sunshine and pink of health for all our patients for IC bladder pain syndrome, we always know that if we always do what we always did, we'll always get what we always got. हमें जरा उससे निकलने की जरूरत है। True. So do's and don'ts में avoid a flare, avoid a UTI, change your undergarments more frequently, maintain a hygiene, post sexual activity, maintain a sexual hygiene, पानी अच्छा खासा पिएं, वो जो दवाइयाँ आपको लेना है वो बिल्कुल लें, फूड डायरी अपना मेंटेन करें और डिजीज की प्रोग्रेशन को खुद ही भांपें और Yes. उसकी स्कोरिंग होती है। तो बहुत हद तक स्कोरिंग शीट्स होती हैं जिससे पता चलता है आपकी स्कोर्स कैसे बढ़ रही हैं। तो इसकी A to Z फिनोमेना है जो पेशेंट्स खुद ही जान लेते हैं, वो खुद ही सपोर्टर्स होते हैं और सपोर्ट को आगे लेके जाते हैं। So what do you think about the sedentary lifestyle, then smoking and alcohol? I mean, do they add up to this? Yes.
So all quality of life diseases in modern world, in modern India, is a lot related to all these newer habits we have gotten, Yes. including the habits of mobile phones watching Yes, 20 hours. yes. So अगर देखा जाए तो smoking, obesity, diabetes, hypertension are all gifts or diseases of modern lifestyle. It is all related to a sedentary lifestyle and eating a lot, not for your own bodies and nutrition, but eating for your tongue. Yes. अगर ये टंग ना होता तो शायद हम घास खा लेते बाहर जाके गाय की तरह, पर टंग की टेस्ट के लिए Correct. हम कभी स्विगी, कभी जोमेटो, Yes. कभी 5 स्टार, कभी तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अपने आप को संभालना पड़ेगा, हमें अपने आप को पटरी पे रखने की जरूरत होती है. लेकिन सडनली ये है कि इन सब डिजीजेस से ये फ्लेयर होती है, इन सब डिजीजेस से हमारी वो दवाइयां आप में काम नहीं आती. Right. आपकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, Hmm. आप स्मोकिंग करते जा रहे हैं, आपकी ब्लड प्रेशर की दवाइयां मिस हो जा रही हैं, आप इस सब चीज़ों को लाइटली लेते हैं बिकॉज ये आपको खून, दर्द, जलन नहीं देती है, तो आप इस सबको भूल जाते हैं. और इसमें क्या होता है, ये डिजीजेस प्रोग्रेस होती है. मेरा मानना है, यूरोलॉजी में हर समय ये कहते हैं, हम सब की बॉडी इवॉल्व हो रही है और इवॉल्व होते होते फिर डिके होती है. करेक्ट. तो यूं जाती है और यूं आती है. जी. ऐसी कंडीशन में जब यूं जा रहे हैं तो सब कुछ सही है, जब यूं जाते हैं सब कुछ नेगेटिव दिखता है. Right. उस समय आप अपने आप को संभाल के लाना That पड़ता is है. तो बियॉन्ड 45-50 when the body is in a different trajectory, all these things will only progress and make it worse for a doctor, for a urologist or for IC bladder pain syndrome caregiver to be not able to achieve the result जो रिजल्ट हम चाहते हैं. तो आपका योगदान एज अ सोसाइटी, आपका योगदान एज एन इंडिविजुअल जो बीमारी को सफर कर रहा है, बहुत जरूरी है कि इसको आगे लेके जाए. You know, I'm glad that you came to our show today and इतना boldly आपने ये सब messages हमारे viewers को दिया है. So I'm really, really grateful and thankful to join us today. थैंक यू वेरी मच. आई थिंक जिस तरह की बीमारी के बारे में आज बात कर रहे थे और जिस तरह के क्वेश्चंस आपके पास थे, you were deeply immersed into the subject that you know that somebody known to you and you have known the subject well. It is all about interstitial cystitis bladder pain syndrome, एक क्रोनिक बीमारी है. हमें ये जर्नी को हैंड होल्ड करना पड़ता है क्योंकि Yes. हमने बताया ये क्रोनिक बीमारी है, हमारे पास इसकी क्योर नहीं है, लेकिन हमारे पास आपके लिए बहुत एम्पैथी है. हमारे पास इस डिजीज को इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में टर्न करने की अभी शक्ति है. और आज 2025 में इतनी सारी नई दवाइयाँ, इतनी सारी नई टीम्स, पार्टनरशिप्स और इतने थेरापीज की जो नई आविष्कार हो रही है, इसका यूटिलाइज करने का जो मौका है वो तभी हो सकता है जब हम अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि हमें Correct. क्या प्रॉब्लम है, हम अपने डॉक्टर को टाइम पे जाके बताएं और फिर आगे आकर के इसे ठीक करें. तो important for me to be coming to such a wonderful platform where we could go between A to Z on interstitial cystitis bladder pain syndrome to reach our viewers from this wonderful beyond the pill situation that we are creating today, to be able to look at a disease which is missed out or misdiagnosed, और ये होते होते पता चला कि बीमारी आगे बढ़ गई और शायद ट्रेन मिस हो गई. तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल केयर गिवर्स, जिसमें Yes, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, yes. फैमिली फिजिशियंस हैं, पार्टनर्स हैं, हस्बैंड्स हैं, और ऑब्वियसली यूरोलॉजिस्ट हैं जो एक अलग पादान पे हैं सब्जेक्ट पे, जो सब्जेक्ट को बहुत डीपली जानते हैं, उन दवाइयों को जानते हैं, उन स्ट्रैटेजीज को जानते हैं, उन ट्रीटमेंट्स को जानते हैं. बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें एक पहलू है, जो पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजीज प्रोग्रेस होते होते एक सबसेट ऑफ पेशेंट्स में ब्लैडर बिल्कुल संकुचित होकर इतनी छोटी ना हो जाए कि हम 40 बार दिन में यूरिन पास कर रहे हैं, हमारा सोना, उठना, Yes. जागना मुश्किल हो गया है. और ऐसे कंडीशन में जब हम सिस्टोस्कोपी करके देखते हैं कि ये स्मॉल कैपेसिटी बर्नट आउट रिफ्रैक्टरी डिजीज है, जहां पे हम एक पूरी ब्लैडर को ही बदलते हैं, ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी, एक नई यूरिनरी ब्लैडर बनाते हैं. मेरी लाइफ टाइम में कोई ऐसे 125 से 150 पेशेंट होंगे जो उतने एडवांस केसेस में आए थे, जिनको हम लोग दवाइयों से, सिस्टोस्कोपी से, हाइड्रोडिस्टेंशन से, इंट्रावसाइकल ट्रीटमेंट से, जब ब्लैडर में दवाइयों को डाल दें, इन सब ट्रीटमेंट से Yes. आगे बढ़ते हुए भी शायद ठीक ना कर पाए. इनकी जब हम स्ट्रैटिफिकेशन एल्गोरिथमिकली ऊपर चले तो पता चला इनकी ब्लैडर ही खत्म हो चुकी थी. एंड स्टेज डिजीज में हमें बदलना पड़ता है, एंड स्टेज किडनी डिजीज में ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, वैसे एंड स्टेज ब्लैडर डिजीज में हमें ब्लैडर को ही बदलना पड़ता है. तो हम एक नई ब्लैडर बनाते हैं, एक नई जिंदगी दे पाते हैं. तो इस बीमारी में ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है किसी को जो छोटे से छोटे सिम्टम से बहुत एडवांस सिम्टम को लेके आए. Right. That's why, you know, through you, हम चाहते नहीं है कि हमारे पेशेंट्स उस लेवल तक पहुंचे. बहुत सही. तो ये अवेयरनेस के द्वारा बहुत लोग अपने आप को टाइम पे पहुंच पाएंगे और फिर भारत में और जहां भी श्रोता ये सुनते हैं को पता चले कि इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम की 2025 में इतनी डीप इमर्शन डिस्कशन नहीं हो पाई. ये Right. बिल्कुल हमने सब्जेक्ट को पर्दाफाश किया है कि किसी को ऐसा लगे कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो रेकरेंट यूटीआई नहीं है, उनकी प्रॉब्लम ओवर एक्टिव ब्लैडर नहीं है, Right. उनकी प्रॉब्लम एंडोमेट्रियोसिस नहीं है,
उनकी प्रॉब्लम तो वो है जिसमें हम युवती या पुरुष हैं, हमारे नीचे के एरिया में जलन दर्द पीड़ा हो रही है और उसका यूरिन से रिलेशन है, तो यूरोलॉजिस्ट से मिलेंगे, इस सब्जेक्ट का पर्दाफाश होगा, डायग्नोसिस को एक्सक्लूड करेंगे, कुछ इंक्लूसिव डायग्नोसिस लाएंगे और इस क्रोनिसिटी को कम करते करते वो डायरेक्शन दे पाएंगे जिस डायरेक्शन में लगे कि शायद क्योर हो गया, Yes. शायद वो रिजल्ट आ गया जो रिजल्ट की आपको इच्छा है या खोज रहे तो थैंक्स अ लॉट सर, आई थिंक हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली है, आई एम श्योर कि आफ्टर दिस एपिसोड मेनी ऑफ देम वुड go to a proper doctor, right doctor, and then get the relief they want. Thanks a lot. Yes. So we pray a lot of sunshine and a lot of pink of health for a lot of patients of IC bladder pain syndrome who are diagnosed and getting treated, and many who are undiagnosed or evolving sadly because of the state of the situation. Get the right therapy in the right direction in all parts of India. Thank you. Thank you. तो दोस्तों, ये था हमारा एपिसोड ऑन ब्लैडर पेन सिंड्रोम। ये एपिसोड से हमने जाना कि क्यों ब्लैडर पेन और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। हर किसी के सिम्टम्स और पैटर्न्स अलग होते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट भी पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। और कैसे हम डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और एक्सरसाइज यूज करके इस कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो अपने लव्ड वंस या फैमिली मेंबर्स या ऐसा कोई जो इस कंडीशन से सफर कर रहा है उसके साथ ये वीडियो शेयर करें। सो इफ यू फाइंड आवर वीडियोज इन्फॉर्मेटिव, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल and follow us on Instagram at Mankind Specialities for more such insightful videos on various health topics. Until then, stay informed, stay healthy.